Good morning, all of you. Good morning, Aryan. Good morning, Parth. Good morning, Anusri. Good morning, Khushbu, Sumit, Khushi, Atharv, Yogeshwari. Good morning, Prajwal, Arya. Good morning, Kirti, Vijay, Lipigya, Sejal, Pralad, Ashta. Good morning, all. Very good morning. Okay, students. तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। और आज के सेशन में जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक के एक्सक्रीशन जो है इसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हम लोग देख चुके हैं। बट इसी के साथ साथ आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म्स, ये आज के सेशन में हम लोगों को स्टडी करना है। तो अभी देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग और भी जो लास्ट टाइम हुआ था उसका कुछ पार्ट जो है एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स को हम समझेंगे। लास्ट लेक्चर में जो भी हम लोगों का हुआ है उसे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रिस्पॉन्स करेंगे। सबसे पहले प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, विजिबल है प्रॉपर, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, ग्रेट। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है? चलो ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। और आज के इस सेशन में सबसे पहले हमें जो स्टडी करना है, ठीक है, मीन्स एक बार सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो भी अभी तक के हुआ है। ओके, तो रिवीजन के पहले एक काम करते हैं, कुछ डायग्राम्स को पहले समझते हैं और डायग्राम्स के बाद फिर हम आगे और भी कुछ पार्ट जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग अभी तक के जो भी स्टडी हुआ है उसमें स्टेप बाय स्टेप हम सारे पार्ट्स में देखिए। सबसे पहले देखिए हम लोग जो है कुछ पिक्चर्स जो है वो समझेंगे, पिक्चर्स की हेल्प से सारे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले। ओके, जस्ट वेट। हाँ, तो देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट जो डायग्राम आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, जैसे हम किडनी में जाए, नेफ्रॉन, ये आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बॉमेंस कैप्सूल। इस बॉमेंस कैप्सूल के इनसाइड में आपको जो दिखाई दे रहा है ये है ग्लोमेरुलस। अब बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जो है दोनों भी आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये फॉर्म करता है क्या चीज? मालपेजियन बॉडी। ओके, समझ में आ गया क्या फॉर्म करेगा ये? मालपेजियन बॉडी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यदि हम इस ग्लोमेरुलस के सेक्शंस को जब हम कट करते हैं तो कट करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में स्पेशली यदि हम देखें तो जब इसके सेक्शंस को कट करते हैं तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है यहाँ पे ऐसे आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। दिख रहे हैं बेटा आप लोगों को ये छोटे छोटे पोर्स? ये जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, लास्ट टाइम बताया मैंने आप लोगों को, क्या कहलाएंगे छोटे छोटे पोर्स? वेरी गुड, क्या कहलाता है ये? फेनेस्ट्री। अभी फिल्ट्रेशन स्लिट पे नहीं पहुंचे अभी हम लोग, ठीक है, अभी हम पोर्स देख रहे हैं ना, तो ये पोर्स जो है वो क्या कहलाएंगे? ये कहलाते हैं फिनेस्ट्री। और ये जो फिनेस्ट्री है, ठीक, मीन्स ये क्या होता है? पोर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम सेल्स पे। जो जनरली इसका काम क्या है, अब देखो जैसे कि सपोज ये हम इस तरह से ये एक ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हम देख रहे हैं। इस कैपिलरी में यदि यहाँ पर इस तरह से पोर है तो पोर में से सिर्फ और सिर्फ छोटे पार्टिकल ही आप यहाँ से पास होंगे। बट जो ब्लड सेल्स है वो क्या होती है? वो लार्ज मॉलिक्यूल हो गया। तो ब्लड सेल्स की फिल्ट्रेशन को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, सिर्फ प्लाज्मा यहाँ से पास होगा, लेकिन प्लाज्मा में भी क्या चीज? प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो पास नहीं होते। प्लाज्मा में से जो मिनरल्स है जैसे कि ग्लूकोज हो गया ये पास होगा। ग्लूकोज के साथ ही साथ जैसे अमाइनो एसिड हो गया ये यहाँ से पास होगा। बट जो लार्ज सब्सटेंसेस है वो पास होंगे क्या? नहीं होंगे। जैसे कि आरबीसीज की हम बात करें
तो आरबीसी यहाँ से पास नहीं होता। जैसे हम एल्बुमिन की हम बात करें जो कि प्रोटीन है, तो एल्बुमिन भी यहाँ से जो है वो पास नहीं होगा, बट ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, मिनरल्स, आयंस यहाँ से पास होते हैं। ओके, मीन्स लार्जर प्रोटीन भी पास नहीं हो रहा है, उसी के साथ साथ ब्लड सेल्स जो है ये भी पास नहीं हो रही है यहाँ से। स्लिट मेम्ब्रेन यदि हम देखें, ठीक, तो इसके साथ, ठीक, ये तो पास हो गया। फिर पास होने के बाद फिर आगे साइड देखो, ये जो है इधर साइड, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है बोमेन्स कैप्सूल का विसरल लेयर इसके साथ अटैच्ड है, जिसे क्या कहते हैं, पोडोसाइट, पढ़े हम लोगों ने। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो कहलाएगा फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट में पहली चीज तो देखो, इधर साइड हमारा ये कैपिलरी ल्यूमेन है। अब इस ल्यूमेन से जब ब्लड का फ्लो यहाँ से हुआ तो ब्लड का फ्लो इधर आगे जाएगा, लेकिन इधर साइड जो है ये है अफरेंट आर्टेरियोल, और इधर साइड जो रहेगा ये क्या रहेगा, इफरेंट आर्टेरियोल। दोनों का डायमीटर डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बन गया प्रेशर। प्रेशर होने के बाद देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये एंडोथेलियम लेयर है, और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे पोर्स जो क्या कहलाएंगे, फिनेस्ट्री। तो इस पोर से अब सब्सटेंसेस यहाँ से क्या होंगे, पास होंगे। फिर ये जो हो गई, ये क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, दिखाई दे रहा है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद फिर ये विसरल लेयर है बोमेन्स कैप्सूल का, जहां पे फुट लाइक प्रोजेक्शंस आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो क्या कहलाएगा, पोडोसाइट। इधर साइड जो है ये बोमेन स्पेस रहेगा, तो अब सब्सटेंसेस जो है यहाँ से पास होके यहाँ से बाहर आएगा। इस पोडोसाइट पे नहीं आता है, कहाँ से बाहर निकलेगा, जो फिल्ट्रेशन स्लिट फॉर्म हो रही है वहां से निकलेगा। तो जनरली 40 नैनोमीटर के आसपास जो है फिल्ट्रेशन स्लिट जो है ये होता है। ठीक, मीन्स यहाँ से पास सब्सटेंस नहीं होगा, सब्सटेंस जो है इसके बीच में जो गैप है यहाँ से पास होगा। ये दोनों भी डायग्राम समझ में आया बेटा, रिस्पॉन्स करो, समझा? ओके, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है, देखो ये किस तरह से ब्लड आता है। अफरेंट आर्टेरियोल से यहाँ से ब्लड जो है ये आ रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड बाहर जा रहा है। अंदर साइड आपको इस तरह से अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये सब्सटेंस यहाँ से इस तरह से क्या होंगे, ये पास होंगे। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, सब्सटेंस जो है फिल्टर हो गए। ओके, पैडी सेल, सेल है बेटा, ठीक है, जनरली एक सेल्स होती है। ठीक, आगे नेक्स्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सेल्स और देखे थे, कौन कौन सी, जैसे कि हम लोगों ने जक्स्टाग्लोमुलर एपरेटस हम लोगों ने जो देखे थे, जिसमें एक तो हम लोगों ने जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स देखे थे, जेजी सेल्स, और दूसरा सेल्स हम लोगों ने देखे थे मैकुला डेंसा सेल्स। तो अभी देखिए ये अफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल आप जो देख रहे हो, ठीक है, इधर अफरेंट है इधर इफरेंट है, जो छोटा रहेगा वो इफरेंट रहेगा। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो सेल्स दिख रही है, ये सेल्स कौन सी है बेटा, मैकुला डेंसा सेल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, डिस्टल ट्यूबल से। और दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है अफरेंट और इफरेंट के, तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है ग्रेनुलर जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। दोनों के रोल हम लोगों ने देखे हैं। ओके, देखो अगेन उसी डायग्राम को यहाँ पे समझो, अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल है, दोनों के बीच में जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स आ रही हैं, और बॉम जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पे जो सेल्स है, इस सेल्स को क्या कहेंगे, मैकुला डेंसा सेल्स कहेंगे। ओके, अगेन एक दूसरे डायग्राम से समझ लो। इस डायग्राम में जो है क्या दिख रहा है बेटा, मैकुला डेंसा सेल्स कौन सा वाला है बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है। और जो जंक्शंस होता है मींस अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स के पास जो सेल्स होंगी
वो रहेगी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और इस तरह से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, वो स्ट्रक्चर कहलाएगा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। वेरी गुड, गुड प्रहलाद, गुड योगेश्वरी। चलो फिर इसके बाद देखिए अगेन, अब ये जो डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर, तो यहाँ पे जेजी सेल्स क्या होती है बेटा, ये रेनिन हार्मोन सिक्रेट करता है, मींस इसे कहते हैं रेनिन सिक्रेटिंग सेल्स। ओके, और रेनिन का रोल हम लोगों ने देखे हैं। रेनिन क्या करता है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एंजियोटेंसिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मींस एक्टिवेट करता है ये। ठीक है, किसे एक्टिवेट करता है, एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिनोजन जो है इसे एक्टिवेट करता है और उसके रोल हम लोगों ने देखे हैं। ओके, चलो इस डायग्राम पे बाद में आते हैं, इस पे हम बाद में आते हैं, इधर भी हम बाद में आते हैं। डायरेक्टली हम एक्टिवेशन जो होता है कैसे होता है वो हम देखेंगे। देखिए बेटा, किडनी से एक एंजाइम सिक्रेट हुआ, रेनिन। ठीक है, एक्चुअली ये भी प्रोरेनिन जो है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये वाला पार्ट छोड़ दो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किडनी से जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जिसने रेनिन सिक्रेट किया, रेनिन मूव करते हुए कहाँ पहुंचा बेटा, ब्लड वेसल्स के हेल्प से लीवर के पास। लीवर ने एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस मींस एंजियोटेंसिनोजन सिक्रेट किया जो इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म में होने के बाद रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 में। फिर ये ब्लड के फ्लो के साथ मूव किया, कहां पहुंचा, हमारे लंग्स तक के पहुंच गया। लंग्स ने सिक्रेट किया एस। एस का फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है, अब क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो है पहले 2 और फिर 1 देखे थे। ठीक, यहाँ पे इस डायग्राम में अलग बताया हुआ है, ऐसे देखे थे हमने एंजियोटेंसिन 2 एंड 1 या 1 एंड 2। हाँ, 1 एंड 2। अब देखिए यहाँ पे फाइनली जो एक्टिवेटेड, ये वाला जो हमारा है ये है एक्टिवेटेड एंजियोटेंसिन है। अब ये जो एक्टिवेटेड एंजियोटेंसिन जो है ये क्या करता है, ये डायरेक्टली जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होते हैं, कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्यूब्यूल्स में। तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स जो होता है ये ब्लड प्रेशर और सोडियम रिटेंशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके हम लोगों ने इफेक्ट्स देखे थे, 3 टाइप के इफेक्ट होते हैं जनरली, मैंने इसको मैं बताया था आपको। एक तो ये डायरेक्ट इफेक्ट देगा। डायरेक्ट इफेक्ट मीन्स क्या करता है बेटा, डायरेक्टली ये ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। फिर उसके बाद एल्डोस्टेरोन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसके सिक्रेशन में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से फर्दर जो एक्शन है वो होता है। तो ये दोनों हार्मोन की हेल्प से जब इफेक्ट होता है तो इस इफेक्ट को कहते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। ओके, तो अब देखिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का रोल क्या है। तो एंजियोटेंसिन जो है बेटा, जैसे कि हमारा ये जो डायग्राम दिख रहा है इस तरह से, हाइपोथैलेमस, इसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसका एक पोस्टीरियर लोब और एक एंटीरियर लोब। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो भी ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारे हाइपोथैलेमस में। ठीक है, ये हमारा ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक, ये हमारा ब्रेन हो गया, मींस ब्रेन का एक मेन पार्ट जो कि क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में क्या चीज है, वाटर लेवल कम हुआ, तो वाटर लेवल कम होते ही क्या होगा बेटा, एक मैसेज आया ना, जिसकी वजह से हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे। ठीक है, ड्रिंकिंग, या फिर हम जब पानी नहीं पीते हैं तब ये ऑस्मोटिक रिसेप्टर काम करते हैं। ठीक, तो अब जैसे हमने पानी नहीं पिया और हमें मालूम है कि अभी पानी नहीं मिलने वाला है, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, इमीडिएटली हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट होगा, देन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेट होगा।
और एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये मूव करते हुए कहाँ पहुंचेगा बेटा, ये हमारे किडनी में पहुंचेगा। ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। और दूसरा डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट और दूसरा है डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। तो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल जो है यहाँ पे जाके जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर इन सॉल्ट का, इसको ये इंक्रीज कर देगा। तो इस तरह से ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसका क्या है, एक फंक्शन है, एक रोल है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। समझ में आया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो है रिलेशन समझ में आया क्या बेटा? रिस्पॉन्स करो। फोन में देख। ओके, ग्रेट। एक सेकेंड जरा। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन जो होता है क्या चीज, हाँ ठीक है चलो ओके। इनडायरेक्ट के इफेक्ट होता है, देखिए बेटा एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से हो रहा है। हाँ इनडायरेक्ट इफेक्ट है ना। डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है बेटा, जब एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट होके डायरेक्टली क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। समझे? तो यहां पे देखो हम लोगों ने क्या देखे, ये आपका हाइपोथैलेमस ऑस्मोरिसेप्टर ने डिटेक्ट किया जब आपने पानी नहीं पिए या फिर वाटर लेवल जैसे डिक्रीज हुआ। फिर हाइपोथैलेमस जो है ये एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे सिक्रेशन होता है किस चीज का, एंटी डायरेटिक हार्मोन का। ये किडनी में जाता है, किडनी में डायरेक्टली डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ पे वाटर के रीएब्जॉर्प्शन जो है इसे क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से ये जो हो गया, ये हो गया एंटी डायरेटिक हार्मोन का रोल, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है किस तरह से काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया एंटी डायरेटिक हार्मोन किस तरह से काम करता है? योगेश्वरी आपका डाउट क्लियर हुआ? ये एंटी डायरेटिक हार्मोन का रोल है। ये एंजियोटेंसिन एक्टिवेट कैसे हुआ, ये है। अभी एल्डोस्टेरॉन का रोल क्या होता है वो हम देखेंगे। मीन्स किडनी जो है, किडनी में यदि हम देखें तो यहाँ पे जो होता है ये एक ग्लैंड होती है, ये कहलाती है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, क्या कहलाती है ये कहलाती है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका रोल क्या होता है और कैसे होता है ये हम देखेंगे। चलो ठीक है। योगेश्वरी चलो समझ में आ गया। ओके, अब देखिए बेटा ये तो लीवर का रोल था, लीवर के साथ ही साथ ये किडनी का रोल है। तो अब देखिए एंजियोटेंसिनोजन रेनिन जो है ये सिक्रेट हो रहा है और एंजियोटेंसिनोजन एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट होने के बाद देखिए यहाँ पे अब पिक्चर थोड़ा सा ब्लर है, बट मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ क्या हो रहा है। देखिए पहली चीज तो एंजियोटेंसिनोजन के काम देखो, किडनी में काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके काम करेगा, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे काम करता है, हाइपोथैलेमस पे काम करता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जब काम करेगा तो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा। ठीक है, किस चीज का, एल्डोस्टेरॉन पे। पोस्टेरियल पिट्यूटरी पे काम करेगा तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और डायरेक्टली किडनी पे काम करता है तो जो ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोल जो होता है उसे ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, इसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप का यहाँ पे क्या होगा, रोल होगा। समझा? ठीक है, समझा? यहाँ एवरीथिंग इज ओके, सारा पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अभी देखिए यहाँ पे मुझे आप लोग एक और चीज बताएंगे। चैट बेटा आप मुझे को होस्ट पे करो, होस्ट पे नहीं अथर्व। अभी तक क्या आ रहा था, नहीं तो चैट टू एवरीवन करो, नहीं तो को होस्ट में आप चैट रिस्पॉन्स करेंगे। चलो तो अभी देखिए बेटा मुझे सबसे पहले तो फुल फॉर्म बताएंगे, RAAS इसका फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है।
रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। अच्छा, बाकी लोग सभी लोग गलत साइड मैसेज कर रहे थे मुझे, है ना, इसलिए मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था आपके मैसेज क्यों नहीं आ रहे। पार्थ का आंसर आया बेटा, वेरी गुड। अथर्व का आंसर आया है, वेरी गुड। प्रहलाद का आंसर आया है, ग्रेट बेटा। क्या है बेटा, देखिए रास मीन्स, आर मीन्स होता है रेनिन, सिंगल एन या डबल एन, बताइए। सिंगल एन। तो रेनिन, ए का मीनिंग होता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, दो ए है ना, लेकिन पहला ए जो है वो क्या आएगा, एंजियोटेंसिनोजन आएगा, एंजियोटेंसिनोजन। तो देखो रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये कहलाता है रास, ठीक है। तो ये सब मिलके किडनी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो फाइनली एंजियोटेंसिनोजन जब एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होने के बाद ये तीन तरीके से काम किया। अब तीन तरीके से काम कैसे किया, पहला तो इसने कंस्ट्रिक्ट किया इफरेंट आर्टेरियोल को, क्या किया, कंस्ट्रिक्ट किया इफरेंट आर्टेरियोल को, जिससे इंक्रीज हो गया ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये एक्टिवेट कब हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर और जीएफआर डिक्रीज होते हैं, उस टाइम पे रास जो है ये एक्टिवेट होता है, और जैसे ही रास एक्टिवेट होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, कंडीशन नंबर 1, डायरेक्ट कर सकता है ये। सेकंड, इसने सिक्रेट किया क्या चीज, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस पे जाके रीनल ट्यूब्यूल जो होता है, क्या चीज, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर और जीएफआर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अगेन एक और काम होता है यहाँ पर, क्या चीज बेटा, ये सिक्रेट करता है एल्डोस्टेरॉन। तो इसका रोल क्या है यहाँ पे समझा देता हूं। तो देखो एल्डोस्टेरॉन जो है ये जो कि सिक्रेट हुआ, सिक्रेट होने के बाद ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है इसको एक्टिवेट करता है। अब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेशन क्या होता है और कैसे होता है, तो ये मैं एक बार समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप जो है, तो सोडियम पोटेशियम पंप मींस क्या होगा बेटा, देखिए जैसे कि सपोज ये हमारा डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल्स है, और इधर साइड हमारा ये हमारा वासा रेक्टा मींस ब्लड वेसल्स है हमारी, ठीक, ब्लड वेसल्स को हम रेड कलर से समझ लेते हैं। तो अभी क्या होगा बेटा, एल्डोस्टेरोन आया, और एल्डोस्टेरोन आ करके यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से एक चैनल होता है जो कि ऐसा क्लोज होता है, ठीक है। लेकिन जब एल्डोस्टेरोन आया तो ये चैनल क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। चैनल जैसे ओपन होंगे तो क्या करता है, यहाँ पे पोटेशियम आयन को इधर ला लेता है, और यहां से सोडियम आयन को इधर बाहर भेज देता है। तो सोडियम आयन कहां से बेटा, ये जो हमारी सेल्स है यहां से सोडियम आयन इधर चले जाएंगे। अब सोडियम आयन इधर चले गए तो ये हमारा क्या है, डिस्टिल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो इसमें सोडियम आयन है, ये हमारा क्या है, फिल्ट्रेट है, ये क्या है, ये फिल्ट्रेट है। तो इस फिल्ट्रेट से सोडियम आयन यहाँ से पास हो रहे हैं, तो जब ये यहाँ पे आके देखते हैं कि यार इस सेल में सोडियम कम है और इधर ज्यादा है, तो आपको मैंने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ाया हूँ इसके पहले कंसेप्ट में, बेसिक कंसेप्ट का जो लेक्चर लिया था वहां पे समझाया हूँ मैंने, नहीं देखे होंगे तो बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्ले लिस्ट पे जाइए एक बार देख लीजिए। और साथ ही साथ बेटा लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छा एनिमेटेड लेक्चर लिया हूँ, तो जो स्टूडेंट नहीं थे वो लोग एक बार देख लेंगे। 45 स्टूडेंट अभी दिख रहे हैं, आई थिंक 5 to 6 स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में नहीं थे, तो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया हूँ मैंने वो लेक्चर। और आप लोग यदि ये लेक्चर वीडियो से देख रहे हो तो वीडियो में, इसी वीडियो में मैं आपको प्ले लिस्ट जो है आई बटन पे भी मैं ऐड कर दूंगा, तो वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है।
तो इस तरह से अब सोडियम जो है यहाँ पे है, तो इधर कंसंट्रेशन सोडियम का ज्यादा है और यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, इधर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ का सोडियम इधर आ गया है, तो अब क्या होगा, ये सोडियम यहाँ से अब इधर मूव कर जाएगा। और हमेशा याद रखना बेटा, वाटर लव सोडियम, जिधर जिधर सोडियम जाता है उसके पीछे पीछे वाटर भी भागता है। तो इस तरह से सोडियम भाग रहा है, वाटर भाग रहा है, तो अल्टीमेटली ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ब्लड का वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज हुआ, फाइनली क्या हुआ बताओ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा, जीएफआर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बढ़ गया ना, उस फोर्स के साथ ब्लड आगे पास होगा। तो इस तरह से बेटा हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन नोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है ब्लड प्रेशर और जीएफआर को रेगुलेट करता है। अब आपका ये वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा बेटा। 3 अलग अलग तरीके से लेक्चर लिया मैंने आपका, 3D पिक्चर्स बता दिया हूं, एनिमेटेड पार्ट भी बता दिया हूं एक एक डायग्राम की हेल्प से, और साथ ही साथ अभी मैंने आपको यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर दिया हूं। देखिए इसमें आप लोग एक सिक्रेशन वाला जो पोर्शन है वो कैसे होता है वो देख लो, सिक्रेशन कैसे होता है। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे पहले तो ये वाला पार्ट देखो, अब यहाँ पे देखिए सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप हो रहा है बेटा। तो पोटेशियम जब अंदर आ रहा है और सोडियम बाहर जा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ये पोटेशियम का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा, बढ़ता है क्या, बढ़ेगा, हाँ बढ़ सकता है, बट जनरली देखा जाए तो ये नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो रही है, और वो मैकेनिज्म्स क्या है जानते हो आप, ये वाले, इसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। और ट्यूबुलर सिक्रेशन में देखो, ये जो हमारा ब्लड कैपिलरी है, यहां से पोटेशियम जो है, यूरिया या कुछ ड्रग्स या H+ आयन, ये सारे के सारे डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा मैकेनिज्म आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। प्रहलाद काउंटर करंट नहीं आएगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन, क्योंकि पोटेशियम बढ़ रहा है ना, तो पोटेशियम ज्यादा आएगा तो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबुल से सिक्रेट हो जाता है वो, समझे। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन पे K+ आयन क्यों सिक्रेट होता है, यदि इसका रीजन पूछा जाए तो ये है। H+ आयन सिक्रेशन का रोल क्या है बेटा, ब्लड के पीएच को रेगुलेट करता है। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रेगुलेट करता है हमारा पीएच, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर, रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक बैलेंस, रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम, समझे। तो इस तरह से ये यहाँ पे रोल होता है। क्लियर हो गया? इफ यस तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हाँ बेटा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बैलेंस को भी मेंटेन करने में किडनी जो है बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ग्रेट, चलो तो फाइनली हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। आज मुझे प्रहलाद ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो है अपने होमवर्क के थ्रू बना के भेजा है, मीन्स उसने अपने जो नोट्स आज शेयर किए प्रहलाद ने, उसमें काफी अच्छा ये जो हमारा रास सिस्टम है उसका एक फ्लो चार्ट जो है वो भेजा है बेटा। देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड प्रहलाद। ऐसे ही आप लोग वर्क करोगे तो रियल में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ये नहीं बताया मैंने, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए बेटा, ये जो है हम लोगों ने हार्ट का स्टडी किया लास्ट टाइम इस तरह से, ठीक है। तो हार्ट में ये जो है ये एट्रिया है, तो एट्रिया जो है इसका जो वॉल होता है, इस वॉल से एक स्पेशल टाइप का फैक्टर सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म है इसका ANF। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ये एट्रिया की वॉल जो है ये डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करने के बाद क्या करेंगी, ये सेंस करते ही ANF को सिक्रेट करती है। अब ये ANF जो है डायरेक्टली जहां पे प्रेशर बढ़ा था, मींस जो कंस्ट्रिक्शन हुआ था, किसका कंस्ट्रिक्शन हुआ था बेटा, डायरेक्टली यदि हम देखें तो जो कंस्ट्रिक्शन हुआ था हमारा इफरेंट आर्टेरियोल का, ठीक है। तो ANF क्या कर रहा है, तो ANF जो है डायरेक्टली जा करके ये वेसल्स को डायलेट कर देता है,
ठीक है, जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का जो रोल हमने देखे, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन मींस ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स को प्रेस कर देता है, इसे वैसो कंस्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। तो अब क्या होगा, एएनएफ जाएगा वहां पे, और एक तो इफरेंट आर्टेरियोल को जो प्रेस किया है, वेसल्स जहां पे भी प्रेस हुई है, तो उसको क्या करेगा, डायलेटेट कर देगा, और डायलेटेट करने के बाद फिर फाइनली क्या होगा, इस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये प्रोसेस, क्लियर हो गया? तो इस तरह से एएनएफ का रोल है ये। अब आगे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ, वेरी गुड बेटा। एडीएच के सिक्रेशन को भी रोक रहा है एएनएफ, रेनिन के सिक्रेशन को भी रोक रहा है। ठीक है, देखो ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन तो हो गया, उसका डायलेशन भी हो गया, लेकिन अभी भी यदि मान लो एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कंटिन्यू होगा, अभी भी यदि एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन कंटिन्यू होगा, तो वो कंडीशन सेम बनी रहेंगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन पे आते हैं, तो हाइपोथैलेमस के पास बेटा ऑस्मोरिसेप्टर थे, उसने डिटेक्ट किया था ना कि वाटर लेवल कम हुआ है, तो वो जो ऑस्मोरिसेप्टर है, अब उसने जैसे सेंस किया कि नहीं लेवल जो है नॉर्मल हो गया है, तो नॉर्मल होते ही अब वो क्या करेंगे, उसी टाइम पे एंटी डायरेटिक हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देंगे। ठीक है, एएनएफ डायरेक्टली जाएगा कहां पे, जहां से रेनिन जो है सिक्रेट हो रहा था, मीन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को, तो उसको सेंस देगा, तो उसने डिटेक्ट किया कि नहीं सारी चीजें नॉर्मल आ गई है, तो अभी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन के सिक्रेशन को बंद कर देगा। अब रेनिन सिक्रेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली एंटी डायरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है बेटा। तो क्वेश्चन जो है कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यदि कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, तो आपको सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरह से समझेंगी। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखना है जरूरी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे अभी हम लोग, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसके छोटे से कंसेप्ट जो है वो हम समझते हैं पहले। काउंटर करंट, ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा इसका मीनिंग क्या होता है ये हम देख लेते हैं। एक तो काउंटर है और दूसरा करंट है। करंट का मतलब होता है फ्लो, और काउंटर का मीनिंग होता है अपोजिट। ओके, तो अब यहां पे फ्लो किसका होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग यहां पे जो स्टडी कर रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो हम ह्यूमन में कर रहे हैं, हम किडनी में देख रहे हैं। मींस मैमलियन किडनी की यदि हम बात करें, किसकी, मैमलियन किडनी की यदि हम बात करें, तो मैमलियन किडनी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो क्या है बेटा, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना मैमलियन किडनी का एक बहुत अच्छा फंक्शन है। इसकी वजह से क्या होता है, इस टाइप का जो एडाप्टेशन जो मैमलियन किडनी में हुआ, तो इस तरह के एडाप्टेशन की वजह से क्या बेनिफिट हुआ बताओ, इस तरह का एडाप्टेशन जो है ये हेल्प कर रहा है, क्या चीज बेटा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि हर टाइम पे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो एडाप्टेशन है मैमलियन किडनी का वाटर को कंजर्व करने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैकेनिज्म से किडनी में हो रही है, और फ्लो जो होगा अपोजिट डायरेक्शन पे होगा, तो फ्लो जो है एक तो ब्लड का फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन पे, और दूसरा क्या होगा बेटा, फिल्ट्रेट जो है इसका फ्लो होगा। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म्स जो है यहां पर हम देखें, तो इसकी जो मैकेनिज्म्स है, इसकी मैकेनिज्म्स में जनरली हमारे दो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इन्वॉल्व होते हैं। मींस इसमें मैकेनिज्म्स में एक तो लूप ऑफ हेनले है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा,
और दूसरा प्रेजेंट है वासा रेक्टा, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले, इनके बीच में होने वाला है क्या चीज बेटा, काउंटर करंट। मींस लूप ऑफ हेनले जो है इससे क्या होने वाला है बताओ, लूप ऑफ हेनले से फ्लो होता है फिल्ट्रेट का, और वासा रेक्टा से फ्लो होगा किस चीज का, ब्लड का। बट दोनों भी कैसे रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्यों अपोजिट डायरेक्शन पे होंगे बताओ, वो इसलिए क्योंकि यदि हम वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है बेटा। इसमें एक तो असेंडिंग लिम्ब भी आ रहा है और इसमें एक तो डिसेंडिंग लिम्ब भी आ रहा है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट और फ्लो ऑफ ब्लड बोथ आर दी क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस तरह से ये फॉर्म करते हैं काउंटर करंट, समझे। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहां पे जो है क्या फॉर्म हो गया, यहां पे फॉर्म हो गया काउंटर करंट। इतना पार्ट समझ में आया होगा, तो फिर मैं आगे का पार्ट आप लोगों को समझाता हूं। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, इतना मैकेनिज्म समझ में आ गया है सभी लोगों को। अथर्व का रिस्पॉन्स आया, यस सर क्लियर है। ओके, ईशा, खुशी, योगेश्वरी। योगेश्वरी बेटा शायद आपका कल फोन आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाया। ठीक है, क्या प्रॉब्लम थी। ओके आर्या, मुझे टाइम लेके कॉल कर लिया करो, ठीक है, किस टाइम पे कॉल करें। आज 2 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हो मुझे, यदि किसी को करना है तो। ओके बेटा प्रज्वल, ठीक है, ग्रेट। चलो, तो अभी यहाँ पे देखिए काउंटर करंट कैसे आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे ये छोटा सा जो डायग्राम बनाया, तो इसमें एक तो डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब दोनों भी है। दोनों की वजह से यहाँ पे जो फ्लो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। आर्यन, लास्ट वाला रिपीट करना है, हाँ ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैमेलियन किडनी का एक बहुत अच्छा एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन ऐसा है कि वो यूरिन को कंसंट्रेट कर सकता है, जिसकी वजह से हेल्प मिलता है वाटर के कंजर्वेशन में। वाटर को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं लंबे समय तक के। तो यहाँ पे काउंटर करंट की जो मैकेनिज्म्स है, तो इस मैकेनिज्म्स में जो इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्व है एक तो लूप ऑफ हेनले और दूसरा है वासा रेक्टा। अब ये जो लूप ऑफ हेनले जो है इसकी हेल्प से फिल्ट्रेट का फ्लो हो रहा है, वासा रेक्टा जो है इसकी हेल्प से ब्लड का फ्लो हो रहा है। बट दोनों भी कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे, जिससे फॉर्म होगा काउंटर करंट। एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं तब आप लोगों को समझेगा। देखिए कैसे हो रहा है यहां पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है क्या चीज, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इस तरह से, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद ये जो आएगा लूप ऑफ हेनले आ गया, इस तरह से चला गया, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये इस तरह से। लेकिन बेटा मुझे एक और चीज बताओ, इसके बाद जब इधर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आई, अफरेंट और निफरेंट आर्टेरियोल, तो ये यहां से जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो गई, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आपको एक और चीज पता है कि ये यहां से ऐसे होते हुए इसी के साथ साथ जा रही है इस तरह से, इस तरह से यहां से जो है कंटिन्यू जा रही है। तो इसको यदि सिंपल टर्म में यदि हम अंडरस्टैंड करें, तो इसमें देखो एक तो इस तरह से ये जो हो गया आपका, ये हो गया वासा रेक्टा, पहला पार्ट। और इसी के साथ साथ यदि हम इधर साइड देखें तो ये हो गया लूप ऑफ हेनले, समझ रहे हो। तो दोनों का एक असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब आएगा, दोनों में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब आएगा। तो अब देखिए एक इसमें यदि हम देखें, यदि हम वासा रेक्टा में देखें, पहले तो ये हमारा लूप ऑफ हेनले,
तो लूप ऑफ हेनले में जो फ्लो हो रहा है ये इस तरह से फिल्ट्रेट का फ्लो हो रहा है। वासा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो होगा ये इस डायरेक्शन पे इस तरह से होता है, ये ऐसे होता है बेटा। ठीक है, तो दोनों भी एक दूसरे के, एक इधर और एक इधर और एक इधर और एक इधर जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसने क्या फॉर्म किया, काउंटर करंट। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मीनिंग क्या है, ये थोड़ी देर के बाद समझेगा, अभी वाला टेक्निकल पार्ट नहीं देखे, अभी हमने थोड़ा सा थ्योरी समझे और थोड़ा सा एनाटॉमी पार्ट हमने समझे कि कौन सा पार्ट कहां पर है और कैसे क्या है। ठीक है, फिर यूरिन कब डाइल्यूटेड होगा, कब कॉन्सेंट्रेट होगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम कैसे फ्लो होता है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, सिर्फ हम उतना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये वाला जो पार्ट में यहाँ पे जो आपको समझा रहा हूं, ये यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपको एक और चीज पता है बेटा, यदि मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हो गया कॉर्टेक्स वाला रीजन, और नीचे वाला पोर्शन जो हो गया ये क्या हो गया, मेडुला। ये पता है सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम कॉर्टेक्स की बात करें, तो जो ऑस्मोलरिटी है, जो फ्लूइड हमारा जो रहेगा, या तो हम ब्लड की बात करें या फिर फ्लूइड की बात करें, तो जो ऑस्मोलरिटी जो रहेगी फ्लूइड की, कॉर्टेक्स रीजन में कम रहेगी और मेडुला रीजन में ज्यादा रहेगी। अब ज्यादा तो कितनी ज्यादा हो सकती है, तो यहां पे देखो ऑस्मोलरिटी ऑफ फ्लूइड, एक तो कॉर्टेक्स में और दूसरा मेडुला में। तो हमेशा याद रखना बेटा, फ्लूइड का जो ऑस्मोलरिटी होता है कॉर्टेक्स रीजन में होता है कितना, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ओएसएम दिया है। ठीक है, मेडुला में जो होता है ये होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इतना जो है ऑस्मोलरिटी जो है जनरली होती है। अब ये कैसे हो रही है और ये क्यों हो रही है, तो ये टोटल ये जो ऑस्मोलरिटी जो है ये डिपेंड करेंगी, किस पर डिपेंड करेंगी ये ऑस्मोलरिटी, तो ये ऑस्मोलरिटी जो है ये डिपेंड करती है हमारे दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर, जिसमें से एक आता है वाटर और दूसरा आता है सॉल्ट NaCl। इस पर ऑस्मोलरिटी जो है ये डिपेंड करेगी। समझा बेटा। अब अलग अलग जो रीजन है उस पे कैसे होते हैं मेडुलरी में, अपर मेडुला पे कितना होगा और लोअर मेडुला पे कितना होगा वो अभी हम समझेंगे। ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया अभी सभी का, ये लास्ट में ऑस्मोलरिटी क्या है ये समझ में आ गया। रिस्पॉन्स करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम कौन सा पोर्शन देखने वाले हैं वो मैं आपको समझा देता हूं डायग्राम में। ओके, चलो सभी का क्लियर है। हाँ बेटा थरो, वेरी गुड। तो अब देखिए ऑस्मोलरिटी की हम बात करेंगे अभी। किधर गया हमारा डायग्राम, कौन सा वाला है, तो अब देखिए एक काम करते हैं, आपको डायरेक्टली यहां से समझा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोर्ड पे ही समझ लेते हैं यार। ठीक है, उधर से नहीं देखते, यहीं पे देखो पहले क्या हो रहा है। इस डायग्राम को फिर से थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए एक बार, एक पोर्शन रिवाइज करवा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। हम लोगों ने जो देखे थे ये वाला पार्ट, कहां कहां पर क्या क्या चीज रीअब्जॉर्ब होती है। तो देखिए बेटा हमारा ये बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन है जहां पे हमारा, उसके बाद इधर साइड प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल दिख रहा है आपको ये वाला,
उसके बाद ये वाला जो आपको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल दिख रहा है, और इधर का ये सारा पोर्शन जो है आपको लूप ऑफ हेनले दिख रहा है। ठीक है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम भी होगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे एक एक पोर्शन को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले यदि हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की बात करें, तो जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में न्यूट्रिएंट, NaCl, H2O, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। मींस ये सारे सब्सटेंस यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर है। मींस कहां पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है फिल्ट्रेट में, और फिल्ट्रेट से मूव करके डायरेक्टली रीअब्जॉर्प्शन जब होगा तो ये कहां पहुंचेंगे? ब्लड में, क्योंकि इधर से इस तरह से ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो हमारी ये ऐसी आगे जा रही है, तो ये रीअब्जॉर्ब होके वापस से यहाँ पे ब्लड में जाएगा। फिर जब ये आगे बढ़ता है सब्सटेंसेस यहां से इधर, तो ये लूप ऑफ हेनले आता है, जिसमें हम लोगों ने उसका पहले तो डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा इधर साइड का हम लोगों ने असेंडिंग लिम्ब पढ़े। तो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले जो है ओनली परमिएबल फॉर वाटर, समझा? और असेंडिंग लिम्ब जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट जो NaCl है इसको ही परमिट करता है, ये वाटर को अलाउ करेगा क्या? नहीं। और इधर साइड NaCl अलाउ होगा क्या? नहीं। ये पढ़ाया हूं बेटा मैंने आपको बोर्ड पे लास्ट टाइम। ठीक है, फिल्ट्रेट का कंपोजिशन देखें तो फिल्ट्रेट में वाटर भी है, सॉल्ट भी है, बाइकार्बोनेट भी है, H+ भी है, यूरिया भी है, ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है और कुछ ड्रग्स भी है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमको यूरिया को और यदि जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस है उसको ही रिमूव करना है, बाकी सारे के सारे सब्सटेंस को क्या करना है? रीअब्जॉर्ब कर लेना है। तो रीअब्जॉर्प्शन का पहला मैकेनिज्म प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में हुआ, दूसरा लूप ऑफ हेनले में, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यहाँ पे कुछ सॉल्ट, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, बदले में कुछ सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं जैसे K+, H+, यहाँ पे कुछ ड्रग्स, उसी के साथ साथ H+ और कुछ पॉइजन्स यदि रह गए ब्लड में तो वो भी सीक्रेट हो जाते हैं। और कलेक्टिंग डक्ट में NaCl, यूरिया और H2O, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है ताकि जो ऑस्मोलरिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हमने देखे। तो सिक्रेशन जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है और रीअब्जॉर्प्शन जो है पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है ये प्रोसेस हो रही है। तो अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, तो इस प्रोसेस में यदि हम देखें तो अब कैसे यहाँ पे सारा पार्ट होता है वो हम देखेंगे। किसी का मैसेज आया था? हाँ बेटा, वेरी गुड प्रहलाद, आपने आंसर दिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो पोर्शन हम यहाँ पे समझेंगे, तो ये आगे का जो पोर्शन है मीन्स यहाँ पे ये जो इंटायर प्रोसेस जो है ये कैसे हो रही है ये हम लोगों को देखना है। क्या चीज? इंटायर प्रोसेस जो है ये कैसे हो रही है ये हम लोगों को देखना है। बेटा चैट कुछ लोगों का ऊपर चला गया मुझे दिख रहा है, ठीक है, किसी के डाउट होंगे तो अगेन पूछ लेना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑस्मोलरिटी की हम बात करें तो ऑस्मोलरिटी में एनसीईआरटी का जो डायग्राम है पहले ये देख लो, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स में किस तरह से समझाया है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने वाला हूं आप लोगों को। ये हमारा एनसीईआरटी बेटा, ये हमारा जो है बोमेंस कैप्सूल है। इस बोमेंस कैप्सूल से यहां से इस तरह से फिल्ट्रेट का मूवमेंट होगा, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और यहां से इस तरह से फिल्ट्रेट मूव होकर रिटर्न बैक आएगा। मतलब हमको सिर्फ इतना पोर्शन का ही स्टडी करना है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है हमें नहीं देखना है। उसके बाद इधर साइड आपको ये जो दिख रहा है ये वासा रेक्टा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को हम एक साथ बनाएंगे, तब जाके ही हमें यहाँ पे ये पार्ट जो है वो समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रोसेस जो है वो कैसे हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो अब देखो यहाँ पे जो प्रोसेस है ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो लूप ऑफ हेनले जहां से फिल्ट्रेट का फ्लो होने वाला है वो हम देखेंगे, दूसरा वासा रेक्टा जहां से ब्लड का फ्लो होने वाला है वो हम देखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करूंगा इस तरह से, ये जो हो गई ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले।
ये आ गया हमारा क्या चीज, लूप ऑफ हेनले। इसी लूप ऑफ हेनले पे अगेन मैं एक और काम करता हूं, यहां से इसके बीच में से ऐसा यहां पे जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां से मैं बना ले रहा हूं क्या चीज, वासा रेक्टा। तो इस तरह से ये जो बन गया वासा रेक्टा। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बहुत स्टडी और रिसर्च के बाद फाइनली ऐसा कंसेप्ट वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए बेटा, ये वाला जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले, क्या है ये हो गया लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से यहां से इस तरह से जो सब्सटेंस मूव कर रहा है, ठीक है, मींस यहां पे क्या हो रहा है बेटा, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट होगा। तो लूप ऑफ हेनले का ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग लिम हो गया। ठीक है, अच्छे से बना देता हूं, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया डिसेंडिंग लिम, और इसी लूप ऑफ हेनले का ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया, असेंडिंग लिम हो गया। अब आपको यहां पे ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, ये हो गया वासा रेक्टा। वासा रेक्टा से यहां से जो सब्सटेंस, जो फ्लूइड फ्लो होगा, तो यहां से क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ ब्लड होगा। तो ये यहां से इस तरह से आगे बढ़ते हुए इसका जो डायरेक्शन रहने वाला है ये ऐसा रहेगा, और यहां से फिल्ट्रेट का जो फ्लो होगा इस तरह से इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो ये वासा रेक्टा का ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा क्या चीज, डिसेंडिंग लिम, और वासा रेक्टा का ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग लिम। इतना समझा। अब देखो, जब कॉर्टेक्स से फ्लो होता है फिल्ट्रेट का या फिर ब्लड का, तो कॉर्टिकल रीजन जो है यहां पे जो ऑस्मोलरिटी रहेंगी वो कितनी होती है, 300 ऑस्मोल, बताया था मैंने आपको। ठीक है, याद आ रहा है, डायग्राम में भी देख लो। ठीक है, दोनों डायग्राम को साथ साथ चलेंगे हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो अब देखो, जब यहां से ये देखो इधर से जो सब्सटेंस फिल्ट्रेट हुआ, तो प्लाज्मा में या ब्लड में हमारा जो ऑस्मोलरिटी है, और यहां से जब फिल्ट्रेट में भी आया, तो दोनों में जब कॉर्टिकल रीजन रहा तो यहां पे ऑस्मोलरिटी जो रहेगी वो 300 रहेंगी। ठीक है, इस तरह से यदि ब्लड का भी फिल्ट्रेट हो, मतलब ब्लड का भी फ्लो होगा, तो ऑस्मोलरिटी 300 है, और ये फिल्ट्रेट भी जब यहां से जा रहा है तो कॉर्टिकल रीजन में ऑस्मोलरिटी जो रहेगी वो क्या होती है, बहुत कम होती है, मींस 300 ऑस्मोल होती है। ठीक है, तो अब देखो, जब फिल्ट्रेट यहां से जाएगा आगे, तो हम जानते हैं कि यहां से बाहर क्या निकलेगा, बताओ, वाटर। क्या निकलेगा यहां से, बताओ, वाटर। क्या निकलेगा यहां से, वाटर। समझे। अब देखो, यदि मैंने एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, नमक का एक घोल बनाया मैंने, ठीक है, अच्छा गाढ़ा कर दिया, और उसको यदि मैं उबालता हूं मान लो, तो उबालने की वजह से उसका पानी बाहर जाते जा रहा है, उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है, या फिर कुछ सब्सटेंस ऐसे मैंने लगा दिए जहां से पानी निकाल सकता हूं मैं, तो पानी निकालने के बाद वो पानी क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, होता है ना ऐसा। तो उसकी ऑस्मोलरिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो जब यहाँ पे डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले से फिल्ट्रेट का जब फ्लो हो रहा है, तो जब एंट्री हुई तो यहाँ पे 300 ऑस्मोलरिटी थी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो ये आगे बढ़ के 400 हो गया, फिर आगे बढ़ के 600 हो गया, फिर 800 हो गया। अल्टीमेटली जब वो यहाँ पर पहुंचा तो इसकी ऑस्मोलरिटी जो है वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है। समझे। अब ऑस्मोलरिटी इतनी बढ़ गई तो इसको कम करना है, तो यहां पे सबसे ज्यादा उस सब्सटेंस में क्या रहेगा, पानी उड़ गया तो क्या बचा, सॉल्ट बचा। तो वहां पे जो सॉल्ट बचा, तो उस सॉल्ट को हमें क्या करना है, अब बाहर निकालना पड़ेगा। समझे। तो अब सॉल्ट को बाहर निकालना है, तो यहां से जब ये आगे बढ़ेगा तो यहां से क्या बाहर निकालेगा, बताओ,
NaCl बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? NaCl। क्या बाहर निकलेगा? NaCl। अब देखो एक नमक का जो घोल है, एक NaCl का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, बहुत गाढ़ा है, उसमें से हमने नमक को कोई मेथड के थ्रू पूरा बाहर निकाल लिए, सॉल्ट को हमने बाहर निकाल लिए। तो जैसे ही सॉल्ट वहां से बाहर निकला तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो ऑस्मोलरिटी अब क्या हुई? वहां पर कम हो गई। तो इसी तरह से जब ये यहां से आगे पास होगा तो इसका जो ऑस्मोलरिटी है, ये 1200 था, अब कम होते जाएगा, 800 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, आगे पास हो गया, 100 तक के हो जाएगा। समझे? तो इस तरह से फ्लो फिल्ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन पे। अब ये जो वाटर यहां से निकला ये कहां चला जाएगा बताओ? इधर आएगा। यहां से जो सॉल्ट निकला कहां आएगा? यहां पर आएगा। तो अब देखिए ये जो सॉल्ट यहां से निकल के इधर आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये क्या बेटा? हमारा वासा रेक्टा। तो इसका ऑस्मोलरिटी भी यहाँ पे 300 थी, यहां से पानी बाहर नहीं आ रहा है। ये क्या करेगा? सॉल्ट को लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते जाएगा। तो इसकी ऑस्मोलरिटी क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी। 500 हो गया, 900 हो गया। जब यहां पे पहुंचेगा तो इसका ऑस्मोलरिटी कितना हो जाएगा? क्योंकि ये लेते जा रहा है ना इसमें, तो ये जब लेते जाएगा तो इसका ऑस्मोलरिटी कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। फिर जब ये यहां से इधर आया तो ये, अब देखो आपको हमेशा मालूम है, हमने ऑस्मोसिस देखे थे। ऑस्मोसिस में यदि हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कनेक्ट करें, एक साइड हम प्योर वाटर रखते हैं और एक साइड हम सॉल्ट का सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, इधर साइड प्योर वाटर है और इधर साइड सॉल्ट सॉल्यूशन है। मूवमेंट जो है किधर होने वाला बताओ? ए टू बी होगा या बी टू ए? रिस्पॉन्स करो आप जल्दी से, फिर आपको ये वाला कंसेप्ट समझेगा। मूवमेंट यहाँ पे मॉलिक्यूल का क्या होगा? ए टू बी या बी टू ए? रिस्पॉन्स मी क्विकली। प्रहलाद, वेरी गुड बेटा प्रहलाद। आर्यन गुड। बाकी लोग रिस्पॉन्स में क्विकली। नहीं बेटा अथर्व, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, कंसेप्ट में गड़बड़ है। योगेश्वरी वेरी गुड। मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसा होता है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की। अथर्व बेटा डेफिनेशन आपका सही है बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कहीं तो भी, देखो कहां पे है। चलो बाकी लोगों को शायद नहीं मालूम ये बेटा। अगेन बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर में ये समझाया हूं, एक बार वो लेक्चर देख लेना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 लेक्चर है बेसिक कंसेप्ट के, एक बार देखिए। भूल गए लगता आप लोग, या कई लोग नहीं थे क्लास में, ठीक है। 44 स्टूडेंट थे और सिर्फ 4 स्टूडेंट जिसका मुझे रिस्पॉन्स मिला है। क्या कर रहे हो बेटा आप लोग? ये गो टू अगेन रिकॉर्डिंग। तो देखिए बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, और हायर कंसेंट्रेशन मींस फ्री मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर 100% है, बट यहाँ पे वाटर 95% हो सकता है और 10% जो है आपका सॉल्ट हो सकता है और 90 वाटर हो सकता है। तो वाटर के फ्री मॉलिक्यूल इधर ज्यादा है, तो हमेशा वाटर इधर मूव करेगा बेटा, अपने हाई से अपने लो की तरफ। तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है वो कैसे हो रहा है? ए टू बी हो रहा है। किसी को नहीं समझाऊंगा, मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, मुझसे टाइम लो और पूछो, और नहीं तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक बार रिकॉर्डिंग देखो, पहले रिकॉर्डिंग देखो फिर कॉल करो। ऐसा नहीं कि सर आप ही बता दो, ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लास का यही तो बेनिफिट है कि बेटा जो समझाया हुआ है उसको एक बार देख लो, बाकी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ बेटा, यहां से जब ये इधर आया तो यहां पे क्या हो गया? इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और यहां से जब पानी बाहर निकला था तो इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अपने आप वाटर ये अपने में ले लेगा, ले लिया कि नहीं? जब ये यहां से इधर जब गुजर रहा था तो इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, सॉल्ट का कम था, ठीक है। लेकिन यहां पे परमिएबिलिटी पे भी बात हो रही थी, इसलिए सॉल्ट यहां से यहां चला गया, ठीक है। बट यहां से जब इधर आए तो इधर आने के बाद क्या होता है बेटा, यहां पे ये जो वाटर है ये इसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जब वाटर इसके अंदर जब जाएगा तो अब क्या होगा? यहाँ पे इसका ऑस्मोलरिटी कम होते जाएगा, ठीक है। 400, ठीक है, इधर 800 था, फिर इधर कितना होगा?
ये 600, फिर 400, 200 या जो हमारा 300 था, इस तरह से होके यहाँ से क्या होगा, बाहर हो जाता है। तो ये होता है बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म्स, किस तरह से यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस हो रही है ये हम लोगों ने अभी समझे। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में जो है किस तरह से ट्रांसफर होता है, क्योंकि हमें मालूम है बेटा कि सॉल्ट जो है उसका परमेबिलिटी हम देखे तो लूप ऑफ हेनले जो है वो यहां से सॉल्ट बाहर आ सकता था, बट बाहर आया क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि ये ओनली परमिएबल टू द वाटर, यहां से वाटर बाहर निकल सकता था बट निकला क्या, नहीं। क्यों? बिकॉज दिस इज द ओनली परमिएबल फॉर सॉल्ट, इसलिए यहां से NaCl बाहर आ रहा है, यहां से वाटर बाहर आ रहा है। ये NaCl जो है ये रख लेगा, यहां से ये वाटर रख लेगा, ठीक है। और इस तरह से दोनों भी जो फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन के बाद अब बेटा यहां से जब फिल्ट्रेट आगे पास होगा, ठीक है, इधर साइड, तो ये आगे पास होता है कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट पे। तब इधर का भी रिलेशन हमको देखना है। यहाँ पे जितना भी सॉल्ट और वाटर है, तो देखो पहली चीज तो काउंटर करंट मैकेनिज्म्स की वजह से जितना भी एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है वो क्या होता है बेटा, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म्स में जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, इस तरह का एडाप्टेशन जो है मेमेलियन किडनी में, वाटर को कंजर्व करना, ठीक है, वाटर को बचाए रखना, ठीक है। नहीं तो जितना पानी पिए बाहर निकला, पिए और बाहर निकला, तो फिर क्या फायदा। कई बार पानी मिला, ठीक, नहीं मिला तो तब क्या करेंगे, ठीक है। या फिर जब हम पानी पी रहे होते तब तो ठीक है, लेकिन जब हम पानी नहीं पी रहे होते तो उस टाइम पे मैक्सिमम अमाउंट में हमको वाटर जो है रखना है, तब क्या करेंगे। तो देखो बेटा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे तो ये प्रोसेस तो हर जगह पे इक्वल होने वाली है हर किसी में। जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन है या यूरिन जो डाइल्यूटेड होती है, इसके बाद का जो मैकेनिज्म इधर साइड आता है, यहां से डिसाइड होता है कि यूरिन कैसे कॉन्सेंट्रेट होंगी, ठीक है। बट इसके पहले बेटा ये प्रोसेस जो है काउंटर करंट फ्लो, जिसमें एक्स्ट्रा जितना भी वाटर है वो सारा वाटर को प्रिजर्व करना हमारे किडनी का मेन फंक्शन है। ये वाला पार्ट समझ में आ गया अभी सभी को? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि इसके बाद आगे फॉर्मेशन जो डाइल्यूटेड यूरिन कैसे होता है और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स करो जल्दी से यार, मैसेज नहीं आ रहे आप लोगों के, क्लास में हो ना, बोर तो नहीं हो रहा है क्लास, ना तो यस आ रहा है ना तो नो आ रहा है। 39 स्टूडेंट है अभी, बाकी लोग किधर गए पता नहीं। ईसा को समझ में आ गया है, सुमित को आ गया है, योगेश्वरी, खुशी, पार्थ, सेजल, आर्यन, रिया, अथर्व, प्रहलाद, सरवरी, आयुष, स्वयं, सावेरी, आस्था। वेरी गुड बेटा, चलो तो ग्रेट। अब आपको क्या करना बेटा, ये वाला लेक्चर जो है अगेन, ठीक है, क्या है, एक बार रिकॉर्डिंग से रिवाइज करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये एक टाइम के बाद कंफ्यूजन सा लगता है, बट मैंने आपको इतने आसान तरीके से समझाया, इतना आसान आपको कोई भी नहीं समझाएगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा, ठीक है, क्या हो रहा है कहां कहां पर। तो देखिए बेटा, ये प्लाज्मा से जब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो प्लाज्मा से जब फ्लूइड पास हो रहा, तो यहां से जब इस तरह से जा रहा है तो ये हमारा क्या है, फिल्ट्रेट है। ये जो पास हो रहा है ये क्या पास हो रहा है, ये पास हो रहा है फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट जैसे जैसे आगे जाएगा तो यहां से वाटर निकलते जाएगा, वाटर बाहर, वाटर बाहर, वाटर बाहर, वाटर बाहर। ये कॉर्टेक्स में इसका ऑस्मोलरिटी जो है 300 था, ये आउटर मेडुला में जो है 600 था, और इनर मेडुला में इसका ऑस्मोलरिटी कितना आएगा, 1200 रहेगा। तो इधर साइड हमारा क्या है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, जो ओनली परमिएबल फॉर वाटर, सिर्फ वाटर के लिए ही परमिएबल है। फिर यहां से जब इधर वापस आया तो यहां से NaCl बाहर होगा, NaCl बाहर होगा, NaCl बाहर होगा, NaCl बाहर होगा। ये कौन सा हो गया हमारा, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, ओनली परमिएबल फॉर सॉल्ट। तो इस तरह से वापस आते आते इसका ऑस्मोलरिटी 100 हो गया, ठीक है। इसी तरह से जब ब्लड का यहाँ पे फ्लो हो रहा था, तो ब्लड का फ्लो जब यहां से हुआ, तो देखो ये यहाँ पे वैसे तो दोनों भी प्रोसेस होती है, NaCl अंदर आता है, वाटर बाहर जाता है। जनरली मेन प्रोसेस क्या होगा, NaCl को अंदर ले रहा है या वाटर बाहर जा रहा है। जैसे भी यहाँ पे जो प्रोसेस होंगे, जितना आयनिक बैलेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इसका ऑस्मोलरिटी जो है ये क्या हो गया, बढ़ गया। फिर इधर से क्या करेगा, यहाँ पे प्रोसेस उल्टा होता है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्ट को ही रखेंगे या वाटर को ही रखेगा, जितना यहाँ पे जो है ऑस्मोलरिटी है, सॉल्ट और वाटर बैलेंस यहाँ पे मेंटेन होते जाता है इस तरह से, जितना जरूरत है। ज्यादा सॉल्ट आएगा तो बाहर फेंक देगा, ज्यादा वाटर रहेगा तो उसको बाहर फेंक देगा। तो इस तरह से ऑस्मोलरिटी जो है यहाँ से क्या होंगी, पहले बड़ी थी, अब यहाँ पे क्या होंगी, कम होते 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 इधर जाके मेंटेन हो जाती है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। अब ये हमारे एनसीईआरटी में जो है यहाँ पे ये वाला डायग्राम से समझाया है, वही बात है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा एनसीईआरटी। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी ने जो कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है इस जगह पे, तो देखो यहाँ से जो सब्सटेंस फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट होने के बाद कॉर्टेक्स रीजन पे फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी जो था वो कितना था, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जब ये आगे बढ़ा तो ये हमारा कॉर्टेक्स का आउटर पोर्शन है, ठीक है, मिडल पोर्शन है और ये इनर पोर्शन है। तो ये आगे बढ़ते जाएगा 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000 और फाइनली क्या हुआ 1200। क्यों? क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर जाते जा रहा है, जिसकी वजह से ऑस्मोलरिटी जो है इसका इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ से भी जब ऊपर जाता है तो ये सॉल्ट यहाँ से बाहर होते जाएगा, सॉल्ट बाहर होते होते ऑस्मोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज होता है, और 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है ऑस्मोलरिटी फिल्ट्रेट का, किस चीज का, ये जो है ये है फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट का इतना ऑस्मोलरिटी यहाँ पे जो है मेंटेन हो जाएगा। एज इट इज ये हमारा वासा रेक्टा है, तो ये देखो हमारा ये वासा रेक्टा जो है मीन्स यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है। जब ब्लड का यहाँ पे फ्लो होगा तो देखो ये जो NaCl यहाँ से निकला ये इधर जा रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे ये जो NaCl निकला ये यहाँ से इधर रख लेगा ये NaCl। तो NaCl को रखने की वजह से ऑस्मोलरिटी अगेन यहाँ पे भी बढ़ते जाएगा, 600, 800, 1000, 1200। फिर NaCl के बाद एक तो अब यहाँ से NaCl बाहर आ जाएगा, और इधर साइड यहाँ से जो वाटर निकला ये वाटर इधर रख लेगा, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो वाटर जो बाहर आया है तो वो क्या करता है, यहाँ पे वाटर को रख लेगा। तो ये वाटर को जब यहाँ से रखता है, वाटर को यहाँ से रखता है तो इसकी ऑस्मोलरिटी कम होते जाती है, कम होते 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 बाहर निकल जाएगा ये। तो ऑस्मोलरिटी जो है क्या हो गई, कम हो गई, समझे। इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होता है। तो ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म्स जो हम लोगों ने यहाँ पे, जो हमारा किडनी है उसमें कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला, ऑस्मोलरिटी कहाँ कहाँ पर कितनी है, ये सारा कंसेप्ट हमने देखे। और एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था हमारा नेफ्रॉन जिसमें वासा रेक्टा, और लूप ऑफ हेनले जिसमें किस तरह से काउंटर करंट हो रहा है वो हम लोगों ने समझे। ठीक है, अब वही पार्ट जो है अगेन यहाँ पे एक बार समझा दे रहा हूँ। एक तो ब्लड जो है वासा रेक्टा से जा रहा है जो वाटर को रिमूव कर रहा है, और लूप ऑफ हेनले से फिल्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब जो है ये पंप करता है Na+, K+ क्लोराइड आयन, और ये फिल्ट्रेट जो है ये इंटर कर रहा है, ठीक है, जिससे वाटर लॉस होगा, यहाँ पे समझाया है। तो यहाँ से फिल्ट्रेट जा रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, फिल्ट्रेट यहाँ से पास हुआ, वाटर यहाँ से निकल के इधर चला गया। तो यहाँ से वाटर बाहर गया तो ऑस्मोलरिटी बढ़ा, और यहाँ पे वाटर अंदर आया तो ऑस्मोलरिटी कम हुआ। ठीक है, यहाँ से फिल्ट्रेट इधर गया तो यहाँ से सॉल्ट बाहर जाएगा तो ऑस्मोलरिटी कम होगा, और यहाँ से सॉल्ट अंदर लेगा तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगा। तो ये डायग्राम से आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रही है। अभी हमारा बेटा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो कलेक्टिंग डक्ट है लास्ट वाला पोर्शन, वो वाला पोर्शन अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी तो नहीं लेकिन कल देखेंगे, क्योंकि देखो इधर भी वाटर जा रहा है और थोड़ा सा यूरिया भी बाहर निकल रहा है। अब आप बोलोगे कि यूरिया को तो बाहर निकालना है, बट ये यूरिया वापस इधर आके ये यहाँ पे वापस से जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये यूरिया बाहर इसलिए निकल रहा है क्योंकि मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है यहाँ पे, इसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना है, तो स्मॉल अमाउंट में यूरिया जो होता है यहाँ से बाहर निकलता है इस तरह से। ठीक है, अभी इसी पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में लाइन टू लाइन में एनसीईआरटी आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा, बट आपका टास्क ये रहेगा कि एक बार आप ये सारे पार्ट जो इस वीडियो लेक्चर्स को अच्छी तरह से रिवाइज करके आएंगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे। यदि कोई पार्ट एनसीईआरटी का कोई स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे पूछोगे। हेलो, रिस्पॉन्स करो, क्लियर हो गया सारा पार्ट? इफ यस तो हम आगे बढ़ते हैं, नो तो आपको फिर आगे का पोर्शन जो है, जो डाउट आ रहा है वो समझा देता हूं। चलो, सारी चीजें क्लियर हो गई है तो फाइनली आज का लेक्चर जो है, नहीं बेटा मिक्चुरेशन अथर्व अभी पढ़ा के नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में मिक्चुरेशन पढ़ाऊंगा।
मिक्सचुरेशन रह गया है और डिसऑर्डर रह गया है, फिर हमारा जो है वो कंप्लीट हो। थैंक यू बेटा आर्यन। चलो तो बेटा सारे लेक्चर्स जो है मैं वैसे ग्रुप में तो पोस्ट कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। यदि कभी ग्रुप में पोस्ट नहीं हुए हैं तो ये जो हमारा है कौन सा, ये जो लिंक जिसमें आपको ये सारी चीजें जो है ऑल वीडियो और पीडीएफ जो है यहाँ पे मिल जाएंगे एक प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आसानी से आप लोग जो है उस चीज को कलेक्ट कर पाओ, ठीक है। और कभी भी आफ्टर 6 मंथ भी आपको कोई पार्ट रिवाइज करना है तो इस जगह पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, डायरेक्ट जो पार्ट जो लेक्चर्स नहीं समझा वहां पे जाकर के आप डायरेक्टली उस पोर्शन को रिवाइज कर सकते हो। ओके चलो, ओके थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।